हमने कंपनीज एक्ट को फिनिश कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमने सेशन को शुरू किया था, फिर हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को फिनिश किया, फिर हमने कंपनीज एक्ट को फिनिश किया। अब हम आ रहे हैं हमारे फोर्थ चैप्टर के ऊपर, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। मॉड्यूल का भी फोर्थ है और सीक्वेंस वाइज भी फोर्थ है। हम फर्स्ट सेकंड तो सीक्वेंस में गए थे, फिर हम फिफ्थ चैप्टर कंपनीज एक्ट पे आ गए और अब हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और इसके बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अगर आप देखो तो ब्रॉडली 2 से 3 लेक्चर लगते हैं अपने को। तो 2 से 3 लेक्चर के अंदर इस वीक में आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट फिनिश हो जाएगा एंड प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोग अपना पार्टनरशिप एक्ट को भी फिनिश हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें भी 3 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर के करीब लगता है, सो रफली अराउंड 2 वीक्स का और हमारा एटलीस्ट मेन कंटेंट है। तो अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो देखो इसमें ये सारे टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। और इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप समझ सको कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, उसका नीड क्या था, क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का स्कोप है, उसके क्या एडवांटेजेस है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछेगा कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पार्टनर्स और उनके क्या रिलेशन होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, हम नो डाउट रेफरेंस लेते रहेंगे ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एंड द एलएलपी प्रोविजंस। हम सिमिलैरिटी देखेंगे, हालांकि हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर आप सबको पार्टनरशिप एक्ट का बेसिक्स पता है। ठीक है, इसलिए मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे पहले आ गया हूँ। तो बेसिक्स आप लोगों को पता, तो आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओगे। बट ध्यान रखना ये एग्जैक्ट सेम नहीं है। मतलब कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ रहता है कि सर जो पार्टनरशिप एक्ट था उसी को हमने थोड़ा कंपनी फॉर्म कर दिया तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। तो ऐसा नहीं है। काफी सारे प्रोविजंस आपको सेम मिलेंगे, बट काफी सारे प्रोविजंस आपको डिफरेंट भी मिले सॉरी डिफरेंट भी मिलेंगे। फिर हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कन्वर्जन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, इन सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद द अदर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमें क्यों जरूरत पड़ा। तो आप देखो, मैं हमेशा आप लोगों को एक प्रोविजन बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों के साथ मैंने ये डिस्कस किया पहले कि नहीं किया, बट मैं हमेशा एक प्रोविजन बताता हूँ कि देर इज ऑलवेज अ सिचुएशन, मतलब कोई ना कोई कमी होगी, देर विल बी आई एम सो सॉरी। मैं हमेशा बताता हूँ कि देर विल बी सम फ्लॉ, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। फ्लॉ का क्या मतलब होता है? कमी। देर विल बी सम फ्लॉ। और उस कमी को टैप करने के लिए, उस कमी को भरने के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई लॉ बनाएंगे और उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हमें कुछ नई कमियां नजर आएगी और उसके बाद हम फिर से नए लॉ को लेकर आएंगे या फिर एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करते हैं। तो ये जो लॉ होगा ये या फिर एक नया लॉ होगा, या तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू लॉ, या फिर यहाँ पे हमारे पास आपको क्या मिलेगा? अमेंडमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है 1956 एक्ट जो है, वो 1956 एक्ट काफी पुराना हो गया था, उसमें बहुत सारे नए प्रोविजंस नहीं थे। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया के पास बेसिकली दो ऑप्शन था कि या तो आप एक नए कंपनीज एक्ट को ले आओ या फिर आप वो पुराने वाले कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स को कर दो। अब 1956 एक्ट का एक्ट था, ठीक है। अब उसमें आप अमेंडमेंट्स करते तो कितने करते? ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा अमेंड हो चुका था। जैसे 2000 में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स और बहुत सारे अमेंडमेंट्स उसमें ऑलरेडी हो चुके थे। तो हमने बोला ऑलमोस्ट 50 साल पुराना एक्ट है, एक काम करते हैं नए एक्ट को ही ले आते हैं। तो ये तरीका रहता है। अब हमने कंपनीज एक्ट 2013 को देखा। अब कंपनीज एक्ट 2013 को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो अब देखो काफी सारे प्रोविजंस इसके 1 अप्रैल 2014 से इम्प्लीमेंट हो गए थे। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुए तो फिर हमें पता चला कि यार ये तो कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स गड़बड़ है। तो हमें कुछ फ्लॉ मिला, हमने 2015 में कंपनीज एक्ट 2013 को इस बार क्या किया? अमेंड किया। करेक्ट। इसके बाद में फिर क्या हुआ? हमें और पता चला कि इसमें और कमियां बैठी है, तो हमने 2017 में फिर कंपनीज एक्ट को अमेंड किया। फिर और कमियां मिली, 2018 में हमने अमेंड किया। फिर और कमियां मिली, 19 में अमेंड किया। फिर और कमियां मिली या सिचुएशन हमें मिले, 20 में अमेंड किया। अभी 21 में फिलहाल कोई मतलब वैसे अमेंडमेंट्स तो आए हैं, बट ठीक है वो पेनल्टीज वगैरह को कम किया। अभी एक कमेटी ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने,
अभी कल या परसों का ही न्यूज़ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कमेटी को सेटअप करके रखा हुआ है, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपनी लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेके वापस आने वाले। तो आने वाले टाइम में आपको फिर अमेंडमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो सिचुएशन है ये चलते रहता है, हमेशा ये चक्कर चलते रहता है। अब ये जो फ्लॉ है, ये फ्लॉ कौन आइडेंटिफाई करता है? गवर्नमेंट, कोई ना कोई जो सरकारी बाबू। गवर्नमेंट से मेरा मतलब सिर्फ मंत्री जी नहीं है, वहां पर जो आईएएस ऑफिसर है, जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पे, वो सारे लोग भी हैं, वो देखते हैं। कई बार कंपनीज खुद जाके बताती है कि देखो ये हमें प्रैक्टिकली डिफिकल्टी हो रहा है, यहाँ पर आप इन चीजों को चेंज करो। जैसे हम लोग कई बार इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, ठीक है, हम लोग मतलब एज स्टूडेंट्स आप लोग कई बार इंस्टीट्यूट के पास जाते हो कि नहीं ये पेपर को आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दो, या इसको मल्टीपल चॉइस मत करो। अब जैसे कल को अगर इंस्टीट्यूट बोले आपका अकाउंट्स का पेपर मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि अकाउंट्स को मल्टीपल चॉइस मत करो, उससे हमें दिक्कत होगा, या हम स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, या इंस्टीट्यूट ने टेस्ट मतलब कर दिया। तो आप देखो, पहले सीए फाउंडेशन हुआ करता था, ठीक है, पीई 1, मतलब मेरे टाइम पे पीई 1 हुआ करता था। फिर पीई 1 से अगर आप देखो तो वहां पर उन्होंने सीपीटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। सीपीटी के बाद में सीए फाउंडेशन को किया। अब सीए फाउंडेशन अभी आप लोगों का जो कोर्स अभी चल रहा है, बाद में वापस इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आता जाएगा। तो अगेन अगर मतलब बिना और ज्यादा एक्सप्लेनेशंस दिए अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड थे। एक तरफ हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस है, मतलब आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, ठीक है। तो एक आप पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, और पार्टनर्स अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो एक्सीड करते हैं कुछ लिमिट से ज्यादा, तो फिर इन दैट केस आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ता था। तो आपके पास बेसिकली अगर बिजनेस करना है और आप अकेले नहीं हो, काफी सारे लोग हो, तो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो जो फेमस ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे पार्टनरशिप या फिर कंपनी। अब आप देखो, ये पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ फायदे हैं, इस पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ नुकसान है। सेम वे इस कंपनी को फॉर्म करने के कुछ फायदे हैं और इस कंपनी को कुछ फॉर्म करने के नुकसान है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में आप देखो, तो पार्टनरशिप बिजनेस का फायदा और ये नुकसान, ये कंपनी के फायदे और ये कंपनी के नुकसान। पार्टनरशिप बिजनेस का फायदा क्या है कि ये आपके पास कैसा है, काफी लिबरल है। लिबरल का मतलब कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपके लिए नहीं है, इट्स अ वेरी लिबरल लॉ। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, इट्स वेरी लिबरल। पार्टनरशिप एक्ट जो है या पार्टनरशिप बिजनेस इटसेल्फ इज वेरी लिबरल। जैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप कभी भी बिजनेस शुरू करो, पार्टनर्स का मन बिजनेस शुरू कर दिया, पार्टनर्स का मन बिजनेस बंद कर दिया। अब कंपनी के अंदर अगर आप देखो तो यही डिसएडवांटेज है कि जो प्रोविजंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, जिनको हम स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। तो द प्रोविजंस आर वेरी स्ट्रिंजेंट। आप देखो ये लिबरल है, तो यहाँ पर प्रोविजंस क्या है, स्ट्रिंजेंट है। तो ये इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अब अगर आप सेम पे पार्टनरशिप बिजनेस में देखो तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको कोई बहुत अच्छा रिकग्निशन नहीं मिलता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी फॉर्म करते हैं तो एक ना अलग सा एक इमेज बनता है, एक आपको बिजनेस मतलब एक बड़ा सा इमेज आपके दिमाग में आता है। तो यहाँ पर रिकग्निशन नहीं है, और कंपनी का एडवांटेज क्या था कि कंपनी के केस में यहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलेगा। आ रहा है आपको समझ? ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इन दोनों का एक बीच का पॉइंट्स निकाल दिया जाए, ठीक है, इन दोनों का एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, जिसमें हमारे पास पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स हो और हमारे पास कंपनीज एक्ट के भी बेनिफिट्स हो। हम दोनों के नेगेटिविटीज को क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजंस लिबरल थे और रिकग्निशन नहीं था। यहाँ पे रिकग्निशन है बट प्रोविजंस बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो हमने बोला इन दोनों के पॉजिटिव्स को हम एक साथ ले आते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के और कंपनी के दोनों के पॉजिटिव्स को हम एक साथ ले आते हैं। और इन दोनों के पॉजिटिव्स को अगर हम एक साथ ले आए तो वो हमारे पास बनकर क्या आया, वो आया हमारे पास बन के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी में क्या हो गया, वो आपने रईस मूवी में अगर आपने देखा हो, शाहरुख खान का एक डायलॉग था, मियाँ बाई की डेयरिंग, गुजराती का दिमाग, मियाँ बाई की डेयरिंग, कुछ इस तरह से करके था ना। तो डेडली कॉम्बिनेशन, सो सेम वे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ डेडली कॉम्बिनेशन। इसमें क्या था, इसमें जो बिजनेस करने का तरीका है, जो इसके रूल्स है और इसके जो प्रोविजंस है, दीज आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट। देखो है तो सही, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट दीज आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको
एक बहुत अच्छा लीगल रिकग्निशन भी मिल जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को एक लीगल रिकग्निशन मिल जाता है। इसको एक तरीके से कैसा देखा जाता है, दैट दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। और इसके लॉज जो है वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, मतलब कंपनी जितना कंप्लायंस आपके ऊपर नहीं करना, उतने तिगड़मबाजी आपके ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको एट द सेम टाइम लीगल रिकग्निशन भी मिलेगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये जो है, ये आज की डेट में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को फॉर्म कर ले, हम कंपनी फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब तीन चार लोग अगर मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इनफैक्ट अगर आप मेरे को देखो तो मेरा भी लाइक आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें सेबी मेरा कोर एरिया है, बट कॉर्पोरेट लॉ एंड कंसल्टेंसी जो मेरा रहता था, कॉर्पोरेट लॉ में कंसल्टेंसी के अंदर काफी बार क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें कंपनी फॉर्म करना है, आप हमारे लिए कंपनी फॉर्म करोगे क्या। तो इमीडिएटली मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप कंपनी क्यों फॉर्म करना चाहते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स को खुद को नहीं पता होता कि वो, मतलब बेसिकली क्लाइंट्स को इतना आइडिया नहीं है। अब जैसे मेरे पास तीन डॉक्टर्स आए थे और तीनों डॉक्टर्स ने बोला हमें एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैंने उनको पूछा कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट करना है, तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल हम लोग सेटअप करेंगे और इस तरह से करके हम लोगों का प्लान है। तो मैंने बताया कि ठीक है, देखो कंपनी आप लोग फॉर्म करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कंपनी फॉर्म कर सकता हूँ। बट आपको जो चीज़ चाहिए, उस केस में अगर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर दो, एलएलपी, तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। जैसे आप देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही एक हमने कॉन्सेप्ट निकाल दिया था किसका, 1% कंपनी का, कि अगर हम एक ओपीसी क्रिएट कर दें तो हमारे लिए कितना सही हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी था कि मैंने उनको यही बताया कि आप कंपनी क्यों फॉर्म कर रहे हो, आप उसकी जगह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर लो एंड आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। मतलब बेसिकली यही दो चीज उनको चाहिए थे कि पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा नहीं हो कि रिकग्निशन नहीं रहे, और उनको बहुत ज्यादा कंपनी जितना कंप्लायंस भी, मतलब बेसिकली वो तो आए थे कंपनी के हिसाब से ही, पर उनको इतना पता नहीं था कि कंपनी में इतने कंप्लायंसेस होते और इतना तिगड़मबाजी उनको करना पड़ेगा। मैं बोला बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने होंगे, आपको काफी सारे एक कंपनी सेक्रेटरी के सर्विसेज आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, बट टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ आप कंपनी फॉर्म कर लो, तो आई थिंक वो एक साउंड एडवाइस नहीं होगा। मतलब इट इज एज गुड एज कि आप सीए नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता नहीं है कि कोई और कोर्स भी ऐसा होता है, और मैं आपको जबरदस्ती सीए ज्वाइन करवा रहा हूँ। वाई, बिकॉज आई एम टीचिंग सीए, तो मेरा तो रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा। तो इट इज लाइक दैट। तो मैंने भी क्लाइंट को यही समझाया था। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर आप देखो तो आज के डेट में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कितने सारे बिजनेसेस के एंड में देखना आपको ऐसा दिखा हुआ मिलेगा, एलएलपी। इनफैक्ट बहुत सारे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो मिलेंगे या कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स मिलेंगे, ये भी किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, एलएलपी के फॉर्म में इन लोग क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी के फॉर्म में मिलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स एलएलपी के फॉर्म में मिलेंगे। सेम वे आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के जो फॉर्म्स है वो भी आपको किस तरह से फॉर्म मिलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने की बजाय वो लोग क्या करते हैं, एलएलपी करते हैं। देखो होता क्या है, इसका नेचर जो है, नेचर इज स्टिल लाइक योर पार्टनरशिप बिजनेस, द नेचर इज सेम लाइक योर पार्टनरशिप बिजनेस। इसीलिए मैंने बताया था कि आप काफी सारे सिमिलैरिटीज को ड्रॉ कर पाओगे, बट देखना एग्जैक्ट सेम नहीं है, द नेचर इज सेम लाइक द पार्टनरशिप बिजनेस, बट इन केस ऑफ recognition, द recognition इज लाइक अ कंपनी। व्हाई, बिकॉज मैंने आपको बताया एलएलपी को क्या माना जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट। अब एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट क्यों माना जाता है, क्योंकि जैसे एक कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होता था, राइट। सो जस्ट लाइक अ कंपनी gets incorporated, okay, just like a company gets incorporated under the Companies Act, okay. Similarly a LLP also gets incorporated under the LLP Act। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे कंपनी को स्टार्ट करने का, उसको ऑपरेट करने का और उसको बंद करने का एक ड्यू प्रोसेस है, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करने का, देखना इनकॉर्पोरेशन, इसको इनकॉर्पोरेट करने का, इसको ऑपरेट करने का और
इसको वाइंड अप करने का एक प्रॉपर आपका प्रोसेस है. द ऑल ड्यू प्रोसेस इज बीइंग गिवन. देयर इज अ ड्यू प्रोसेस which is given in this limited liability partnership act. और ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो आपको परपेचुअल सक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है. इसके अलावा आप एक और चीज देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब यहाँ पर अगर मैं और आपको डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड. ओके. और यहाँ पर वही क्या बन जाता है, एडवांटेज, कि यहाँ पर लाइबिलिटी हो जाता है लिमिटेड. तो ये पॉइंट तो मुझे आई थिंक आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का सबसे पहला ही फायदा यहाँ पर बेनिफिट क्या है, कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड. यू हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी. इसके अलावा यहाँ पर एक डिसएडवांटेज और है कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. अब देखो, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स को हम सेम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वही एडवांटेज, दैट देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आप एक अलग से कंपनी को मतलब जैसे फॉर्म करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी होता है कि देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर. उसका एलएलपी का एक अपना खुद का इमेज होता है अपार्ट फ्रॉम द इमेज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और लाइक अपार्ट फ्रॉम द इमेज ऑफ द पार्टनर्स. जैसे पार्टनरशिप फर्म में कंपनी के अंदर हम जैसे बोलते हैं कंपनी और कंपनी के मेंबर्स बिल्कुल अलग अलग है. अगर आपने कंपनी लॉ को रिवाइज किया है तो आपको ध्यान होगा, हमने एक केस डिस्कस किया था, सैलमन वर्सेस सैलमन. करेक्ट. तो जैसे सैलमन वर्सेस सैलमन में मिस्टर सैलमन और उनकी कंपनी दोनों अलग अलग मानी गई थी. ठीक है. तो सेम वे यहाँ पर भी वही होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, कि उनके जो पार्टनर्स है, एलएलपी के जो पार्टनर्स है और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इन दोनों को ही क्या माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा. दे बोथ विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेम. तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे. ठीक है. एनीवे, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये डेफिनेटली मिल सकता है, दैट वाई एलएलपी. तो आई थिंक अभी जो हमने कुछ 15-20 मिनट का डिस्कशन यहाँ पर किया, ये आप डेफिनेटली एग्जाम में लिख सकते हो. वाई एलएलपी? बिकॉज एलएलपी, बिफोर एलएलपी एक्ट वाज पास्ड, हमारे पास मतलब एक पर्सन है, अगर उसको बिजनेस करना है तो उसके पास क्या ऑप्शन थे, अ पर्सन बिफोर एलएलपी एक्ट वाज पास्ड. आप एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से आंसर लिखते हो स्टोरी फॉर्म में, बिफोर एलएलपी एक्ट वाज पास्ड, इफ वन पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस वेयर देयर आर मोर देन टू टू और मोर पीपल आर इन्वॉल्व. तो क्योंकि एक अकेला इंसान तो सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा, तो दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शंस क्या थे. एक ऑप्शन था कि वो एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर ले, और दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि वो यहाँ पे कंपनी को फॉर्म कर दे. ठीक है. देखो, आपको मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ. ये आपने लिखा पॉइंट नंबर 1. फिर पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 2 में आप बताओ कि पार्टनरशिप इज द, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो पूरा डिटेल एनालिसिस आप देना. और आप एक बार ट्राई करके देखना लिख के कि आप इसको लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको जैसे दे रहा हूँ. तो पॉइंट नंबर 1 आपने बता दिया व्हाट वाज बिफोर. पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप क्या कर दो, आप पार्टनरशिप एक्ट को पूरा बता दो. पूरा बता दो मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है. तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दो कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस. आप चाहो तो इसी के अंदर 3 पॉइंट्स कर सकते हो. डिफाइन व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस, इसके बेनिफिट्स को भी आप यहाँ पर बता दो. ठीक है. और यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स को भी आप बता दो शॉर्ट में. ध्यान रखना ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हो जाएगा. तो लेट्स से ये 2A, ये 2B और ये 2C. सिमिलरली आपका थर्ड पॉइंट जो होगा, वहां पर आप क्या कर दो, वहां पर आप डिफाइन कर दो कंपनी को. फिर कंपनी के आप यहाँ पे बेनिफिट्स को बता दो, और यहीं पे कंपनी के ड्रॉबैक्स को बता दो. तो ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, और ये हो गया पार्ट सी. अब आप देखो आपके लिए कितना स्मार्ट, आपका आंसर देखो कितना लेंदी हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट में आप क्या बोलोगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है, इट टेक्स द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द कंपनी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म. करेक्ट. और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर्म कर जाता है.
और फिर अगर आप चाहो तो फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हो व्हाट आर द बेनिफिट्स, या उसी को ही हम क्या बोल देंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? क्या ये आप लोगों को सेंसेबल लग रहा है और इजी भी लग रहा है ना? देखो, कोई आपको मॉड्यूल से रट्टा नहीं मारना। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ में आप लोगों को कुछ भी रट्टा नहीं मारना। मुझसे कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अभी कि सर आंसर कैसे लिखे, लॉ में कैसे आंसर लिखे। कई बार पर्सनली मैसेज आता है, या फिर कई बार स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि सर हम कैसे आंसर लिखें। तो आप देखो, एक सिंपल सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना। आंसर लिखने के लिए आपको सिंपल ये जो प्रोविजन है ना, उस प्रोविजन को आपको सिंपल इंग्लिश में समझाना है। सिंपल, ये मतलब मैं शायद काफी बार आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ। सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर अगर आप अपने प्रोविजंस को समझा सकते हो तो काम बिल्कुल क्लियर है। मेरा इसीलिए पूरा फोकस किसके ऊपर होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली मैं हर चीजें क्रिस्टल क्लियर बता सकूं, आपका अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो। क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, उसके बाद आपको सिर्फ सिंपल इंग्लिश में उसको लिख के बताना है। अब अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छा है, आप लैंग्वेजेस इजीली फॉर्म कर सकते हो, ग्रामेटिकली यू आर करेक्ट, देन यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा इंग्लिश वीक है क्योंकि मैं शायद वर्नाकुलर लैंग्वेज से हूँ, या नहीं ग्रामेटिकल मेरा इतना नहीं है, गो गोआ गॉन हो जाता है मेरा कई बार, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो पास्ट ईयर पेपर्स है, जिसका मैं कई बार आप लोगों को रेफरेंस भी बोलता हूँ कि पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन पास्ट ईयर पेपर्स को राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अगर आप खुद से कर लोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो, या एटलीस्ट आप अपने आंसर को मेरे साथ अगर नहीं शेयर करना चाहते, तो आपको लगता है कि नहीं सर आप कब रिप्लाई करोगे, कैसे करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर सकते हो, यही जो आपके आंसर्स है एटलीस्ट उसको मॉड्यूल के लैंग्वेज से देख सकते हो, क्या वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड बिलीव मी, आप कुछ 2 या 3 पेपर्स को सॉल्व कर लो, आपको देखो अपने आप वहां पर ग्रिप आ जाएगा। या आप एटलीस्ट 3 RTP, 3 रिविजन टेस्ट पेपर्स को आप प्रॉपरली सॉल्व कर लो। आरटीपी सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप आरटीपी को देखोगे तो वहां पर इमीडिएटली आपको नीचे आंसर भी मिल जाएगा। तो आप 3 RTP को सॉल्व कर लो, और 3 RTP के अंदर जो आपका वहां पे आंसर्स है उनको आप अपने प्रोविजंस के साथ कंपेयर करके देखो, क्या जो मेजर पॉइंट्स है वो आपने कवर कर लिया क्या। अगर आपने वो मेजर पॉइंट्स को अपने आंसर में कवर कर लिया है, देन इट्स अ परफेक्ट थिंग। आपको यहाँ पर मतलब कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर वहां पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, सो एनीवे, वापस से आ जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पे। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों आया था। अब मैंने जैसे बताया इसका जो नेचर है वो दैट इज सेम लाइक योर पार्टनरशिप एक्ट, तो हम कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पर वही है, इंट्रोडक्शन, देन इनकॉर्पोरेशन, फिर पार्टनर्स और उनके रिलेशन, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखो, इसको नोटिफाई किया गया था इन 2007, राइट। बेसिकली ये पास हुआ एंड देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आ गया। ये 2008 में पार्लियामेंट से पास हुआ, और प्रेसिडेंट ने इसको 2009 में साइन किया, क्योंकि जिस ईयर से पार्लियामेंट से पास होता है वही ईयर इसके साथ ऐड हो जाता है। कई बार आप देखोगे कुछ ईयर के आगे एक्ट्स के आगे ऐसे लिखा हुआ रहेगा 13/2008, तो इसका मतलब ये 2008 का 13वां एक्ट है। हालांकि ये 13वां नहीं है, कुछ और होगा, मुझे भी याद नहीं है कि कितना एक्ट नंबर था, बट इस तरह से लिखा हुआ रहता है, इसका ये मतलब होता है। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अगर आप देखो, द एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द formation and the regulation of the limited liability partnerships and for the matters connected thereto। तो बेसिकली हर एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एक्ट क्यों बना, तो कंपनीज एक्ट क्यों बना, कि आप कंपनी को फॉर्म कर सको, उसको रेगुलेट कर सको। सेम में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों बना, ताकि उसके बिजनेस को एक तो लीगल रिकॉग्निशन मिल सके, और आप कैसे उसको फॉर्म करोगे और कैसे उसका रेगुलेशन रहेगा। तो जो मैंने आपको बताया, योर जनरेशन, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया, हाउ इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड, हाउ इट विल बी ऑपरेटेड, एंड हाउ इट विल बी वाउंड अप, ये तीनों चीजें आपको कहां पर पता चलेगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। अब शेड्यूल्स हम बाद में देखते हैं और सेक्शंस को भी हम बाद में कवर करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो,
अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर गवर्नेंस, मतलब जो ऊपर गवर्निंग बॉडी होगा वो कौन रहेगा। जैसे कंपनी के ऊपर कौन था गवर्निंग बॉडी, एक कंपनी के ऊपर गवर्निंग बॉडी हुआ करता था, हुआ करता है रेदर, आपको मैंने अब बताया था, आरओसी मिलेगा, आरओसी से ऊपर आपको रीजनल डायरेक्टर मिलेगा, एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो यहाँ पर कंपनी को गवर्न करता है। सिमिलरली यही हायरार्की आपको देखने को मिलेगा जब एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी आप जैसे कंपनी फॉर्म करते हो तो आरओसी को अप्रोच करते हो, वैसे ही आप एलएलपी फॉर्म करोगे तो आप आरओसी को अप्रोच करोगे। आरओसी से ऊपर आपके पास रहेगा रीजनल डायरेक्टर, और ओवरऑल इन सब के ऊपर जुरिस्डिक्शन किसका रहेगा, इन सब के ऊपर जुरिस्डिक्शन रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। तो ये देखो, ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का वेबसाइट है, अगर मैं इसको ओपन भी करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा स्लो है, तो मैं आपको बाद में यहाँ पे चेक करवाता हूँ जैसे ये वेबसाइट खुलता है। तो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये यहाँ पे गवर्न करेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। तो आप यहाँ पे देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ओके, आई थिंक एमसीए के वेबसाइट ही फिलहाल डाउन है, या हाँ चलिए ये एक्ट फटाफट से खुल गया। तो अगर आप इसमें देखो, ये देखो एलएलपी एक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्यों आपको यहाँ पर एलएलपी एक्ट दिख रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पर गवर्न करके रखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एमसीए की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बेयर एक्ट मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पर बेयर एक्ट मिल गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का। तो प्रिलिमिनरी डेफिनेशन सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आ जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का ही यहाँ पर पूरा पूरा रोल रहेगा। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू होगा वो भी कौन इशू करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब आरओसी के थ्रू आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इशू करेगा। और अगर आपको इसको बंद भी करना होगा तो आप फिर से किसको अप्रोच करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब आरओसी को अप्रोच करोगे। सो ये पॉइंट को आप लोग अपने मॉड्यूल में हाईलाइट कर देना, दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब रूल्स कौन बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं। आई थिंक मेरा पहला लेक्चर जो था वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी अगर रूल्स बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएगी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो एलएलपीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एक एलएलपी के ऊपर सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। तो आज की डेट में अगर आप देखो, इफ 2 and more people want to start a business, सो यहाँ पर अब आप क्या बोलोगे, अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास और आ गया है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो बेसिकली अगर आपने एलएलपी फॉर्म किया तो आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म किया तो आपके ऊपर एलएलपी और कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने कंपनी फॉर्म कर लिया तो ये दोनों एक्ट नहीं होगा। तो ये तीनों अब क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा, तीनों में से मतलब तीनों के तीनों या तीन में से दो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो, नीड फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो लॉ मेकर्स है, तो लॉ जो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि लॉ मेकर्स को यहाँ पर लगा कि हमारे को एक नीड लगी कि हम लेकर आते हैं एक नया लेजिस्लेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे किसको, एक नए टाइप के एंटिटी को जिसको हम बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और ये क्या करेगा, ये हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट, जो पूरा इकोनॉमी है उसको काफी बूस्ट करेगा, उसके ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। यहाँ पर एक नीड फील किया गया, a need has been felt for the new corporate firm that would provide an alternate to the traditional partnership firm with the unlimited personal liability on one hand and the other hand statute based governance structure of the limited liability company। तो बेसिकली दोनों का जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी का जो स्टैट्यूट बेस है, मतलब जो आपके ऊपर मैंडेटरी इतने सारे प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल, इतना जो स्ट्रिंजेंट वर्ड मैंने यूज किया था उसके लिए, तो उन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना है। तो यहाँ पर बताया था, सो इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योर initiatives and combine, organize, operate in a flexible, innovative manner, the Limited Liability Partnership Act 2008 was enacted। क्या ये आपको क्लियर हुआ, क्या ये आपको क्लियर हुआ? अब अगर आप यहाँ पर आगे पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है,
ठीक है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है लिमिटेड लायबिलिटी का, बट मेंबर्स को अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखो, जैसे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस रहता है। और बिल्कुल जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट साइन होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इन लोगों के बीच में भी क्या होगा, एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होगा। सो एलएलपी फॉर्म enables the entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific or technical disciplines to form कमर्शियली एफिशिएंट। तो एलएलपी जो है वो क्या रहता है, इट इज अ कमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक लीगल रिकॉग्निशन अच्छा मिलता है। और क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोफेशनल्स वर्ड यूज किया, तो मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनफैक्ट बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स, अदर्स ऑल्सो आपको मिलेंगे जो क्या करते हैं, एलएलपी फॉर्म यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनफैक्ट कल मैं एक रेस्टोरेंट के ओनर का विजिटिंग कार्ड लेके आया था, तो वो रेस्टोरेंट ओनर ने भी जो मेरे को कार्ड दिया, तो उसमें भी उनका वो हॉस्पिटल, मेरे को नाम तो याद नहीं है बट उसमें कुछ तो था, हॉस्पिटैलिटीज एलएलपी, लास्ट में उन्होंने एलएलपी लगा के रखा था, तो उन्होंने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करके रखा है। ठीक है। आप कई बार नोटिस करना, अब आप जब कई बार नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो आप नोटिस करना वहां पर क्या फॉर्म किया हुआ है उन्होंने, कंपनी मतलब नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको बिल के ऊपर भी दिख जाएगा कि वो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करके रखा है या एलएलपी फॉर्म करके रखा है। जस्ट ऐसे नोटिस, ऐसे नहीं कि वहां जाके जबरदस्ती, मतलब पर आप या तो शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, जबरदस्ती बिल कलेक्ट करने के लिए आप जाओ, या आप इंटेंशनली सिर्फ यही चेक करने के लिए जाओ, जब भी आप जाओ ऑब्जर्व करना आपको क्या एलएलपी वर्ड कहीं पर आसपास दिखता है क्या, तो यू विल फाइंड लॉट मेनी एलएलपीज अराउंड यू। सो इट इज commercially efficient vehicle which is suited for their requirement, and इसके अंदर flexibility है। So owing to the flexibility in its structure and operation, the limited liability partnership is suitable for smaller enterprise and for investment by venture कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल कौन होता है, वो एक ये लोग एक स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा होता है, लेकिन ये बिजनेस में क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे पैसा लगाते हैं। राइट, ये जो वेंचर कैपिटल है ये बेसिकली कौन होते हैं, जो कंपनी के इनिशियल स्टेज पे पैसा लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे वेंचर कैपिटल, इनिशियल स्टेज कैपिटल प्रोवाइडर्स। और ये इनिशियल स्टेज पे मतलब काफी इनोवेटिव इनोवेटिव बिजनेसेस के अंदर ये पैसा लगाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप कल को बोलो कि मुझे कोई ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस उसको तैयार करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट आपको उसके लिए भी पैसा देते हैं अगर उनको कुछ इनोवेशन दिखे तो, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर होगा तो उसके लिए ये लोग पैसा देंगे। जैसे आप आज की डेट में देखो, स्विगी एक टाइम पे अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट था, स्विगी को अगर आप देखो, राइट, तो वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया। अगर आप ओयो को चेक करो तो ओयो भी एक तरीके से अपना इनोवेटिव तरीका था बिजनेस को, एक नया तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने का। सेम वे अगर आप देखो ओला, तो यहाँ पर भी आपको इनोवेटिव तरीका मिला बिजनेस को। तो इस टाइप का कुछ इनोवेटिव अगर आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट होगा, बिजनेस आइडिया रहेगा, या आपका प्रोडक्ट ही नया होगा, तो वहां पर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं कि हमें पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर नहीं बनना, क्योंकि अगर आपने एक वेंचर कैपिटल फंड को पार्टनर बना लिया तो इनकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। तो ये बोलेंगे एक तो वैसे ही आपका इनोवेटिव है, नया टाइप का बिजनेस। देखो आप स्विगी, ओयो, ओला को आज आप देख रहे हो, बट आज से 10 साल पहले अगर आपको कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट बोलता कि होम डिलीवरी के लिए, ठीक है, एक कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे जो सिर्फ खाना होम डिलीवरी करेगा आपको, तो आप क्या बोलते, यार ये बिजनेस कहाँ चलने वाला है। क्योंकि आप देखो ट्रेडिशनली होम डिलीवरी कैसे होता है, जितने रेस्टोरेंट वाले हैं सब अपना अपना मोबाइल नंबर दे के रखते हैं, और सबका अपना अपना एक डिलीवरी बॉय रहता है, या जो भी एक डिलीवरी पर्सन रहता है जो गुड्स को, जो खाना है उसको डिलीवर कर देगा। आज से 10 साल पहले क्या होता था, ऐसे ही तो होता था ना, आप डोमिनोज कॉल कॉल करते थे, आप उनको एड्रेस बताते थे, या वेबसाइट पे जाके अपना एड्रेस देते थे, या फिर आप रेस्टोरेंट में स्ट्रेट अवे कॉल करके अपने घर के आसपास में जो भी फेमस रेस्टोरेंट होता था उसको कॉल करते थे और होम डिलीवरी आप करवा लेते थे। अब आज से 10 साल पहले आपको कोई बोले कि देखो हम एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, हम एक ऐप बनाएंगे और उसमें सिर्फ खाने का होम डिलीवरी होगा, तो जोमेटो का कॉन्सेप्ट आज से 10 साल पहले बहुत ही
मतलब रॉ था, नया था। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स जो होते हैं वो बोलते हैं हम ऑलरेडी आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जो कि इनोवेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें रिस्क रहता है। सी जोमेटो इज बिकम अ हिट एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट वो हिट दिख रहा है आपको। स्विगी को आज आप बोलोगे तो आप बोलोगे वाह यार, स्विगी के ओनर्स ने तो मस्त छाप रहे। ओयो के लिए, रितेश अग्रवाल के लिए आप बोलोगे यार यार क्या गजब है, मतलब पैसा छाप रहा है। लेकिन आप सोचो उसने जब ये बिजनेस शुरू किया उस वक्त कितना ज्यादा रिस्क रहा होगा। आज के रेट में अगर मैं बोलूं कि हम एक ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि ड्रोन के थ्रू घर में खाना डिलीवर, यू वोंट गेट अ पर्सन फॉर होम डिलीवरी, द फूड विल बी डिलीवर्ड थ्रू ड्रोन्स, राइट। तो आप सोचो ये आज के रेट में कितना रिस्की है। या आप बोलोगे 5G टेक्नोलॉजी आ गया, हम ओला कार्स की तरह एक लेकर आएंगे ऐप बेस्ड कार, जिसमें मशीन गाड़ी चलाएगी अपने आप, मतलब ड्राइवरलेस कार होगा। तो आज की डेट में आपका जो वेंचर है वो ऑटोमेटिकली इनोवेटिव होने की वजह से वो रिस्की है, बिकॉज इट इज नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड। उसके अलावा एक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बोलता है मैं पैसा लगाऊं और मैं आपके फर्म में पार्टनर बनूं, इफ यू हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस, और मैं वहां पे पार्टनर बनूं, तो वहां पर मेरा लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो मतलब ये तो डबल रिस्क वाला काम हो गया। तो मैं नहीं आऊंगा, आप इंटरेस्टेड हो क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आपका बेबी प्रोजेक्ट, आप डेफिनेटली खुशी खुशी आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन मेरा वो नहीं है, मेरा तो खाली कॉमर्शियल एंगल है कि आपका बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरा पैसा, तो आज सोचो जोमेटो में किसी ने 10 साल पहले जिसने पैसा लगाया तो आज उसने कितना कितने टाइम्स रिटर्न कमा लिया होगा। तो सेम वे मैं खाली प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे हूँ कि मेरा बिजनेस चला तो चला, मतलब चला तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के मुझे 30-40 गुना रिटर्न करके देगा। मतलब अगर मैंने 10 रुपया लगाया तो ये 10 रुपया का वैल्यूएशन आपको सीधा 500-600 रुपया ऐसा वैल्यूएशन रिटर्न आपको इस तरीके से रिटर्न आपको मिलेगा। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा रिस्क उठा रहा हूँ, तो वाई शुड आई बिकम पार्टनर। तो इस केस में नए जो बिजनेसेस होते थे उनको कंपनी फॉर्म करना पड़ता था, लेकिन अब उनको ना तो कंपनी फॉर्म करना है ना वो पार्टनरशिप बिजनेस। अब वो क्या कर सकते हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, और वहां पर जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है वो पार्टनर बनेंगे और वो पैसा लगाएंगे, और मजे की बात इनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? जो मैं अभी तक मैंने पॉइंट्स आप लोगों को इतना बताया, क्या ये सेंसिबल लग रहा है आप लोगों को पॉइंट्स? आप कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं देखो एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को काफी डिटेल में दे रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। सी कंपनीज एक्ट आप वापस से अपने इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल में पढ़ोगे, बट एलएलपी एक्ट आप दोबारा से नहीं पढ़ोगे। तो एटलीस्ट आपको एलएलपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप बहुत सारे टैक्स के प्रोविजंस को देखोगे जो कि एलएलपी से कनेक्टेड होगा। प्लस जब आप अपने इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, उस टाइम पे भी आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, उसका ऑडिट करोगे, उनके अकाउंट्स को देखोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या टाइप का फॉर्म ऑफ बिजनेस है। और इसीलिए मैं इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। अदरवाइज एग्जाम परस्पेक्टिव से तो जो मैंने हाईलाइट करके रखा है और जो शुरू के 15-20 मिनट में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, वहां से एक क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा, व्हाट इज द नीड और व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर एलएलपी, तो आप स्ट्रेट अवे वो सारे प्रोविजंस को लिख सकते हो, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया था। मूविंग अहेड, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अभी आपको रिपीटेड सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यू फॉर्म, लीगल फॉर्म ऑफ अ लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। और इसमें क्या है, इट्स एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ये रिपीट हो गया आपका, विच गिव्स द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, that is and low compliance cost, but also partners the flexibility for organizing their internal structure as a traditional partnership। तो जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर हमने देखा था कि कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स को गवर्न करता है। यहाँ पर क्या होगा, आपको पार्टनरशिप डीड मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपका पार्टनरशिप डीड होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे पार्टनरशिप डीड होता है, तो यहाँ पर भी एक आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट मिलेगा जो ये पार्टनर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से पूरा आपका बिजनेस चलेगा। और आगे अगर आप फर्दर यहाँ पे देखो, आप भी इस तरह से अलग अलग करके हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो ताकि आप पॉइंट्स को याद रख सको। तो एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, और एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट फॉर इट्स एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लिमिटेड। तो ये आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ, ये देखो आपको वापस से सेम सेम पॉइंट्स रिपीटेड दिखते हुए जा रहा होगा। तो एलएलपी के अंदर दोनों तरीके का आपको मिलेगा जो मैंने ब्लेंड बताया था।
अब इसके यहाँ पर आपको मेजर डेफिनेशंस मिलेंगे। अब डेफिनेशंस में आप देखो, आपको डेफिनेशन मिलेगा एक बॉडी कॉर्पोरेट का। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट का, वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कोई एक और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इंडिया के बाहर बना था, या फिर कोई कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर, तो ये आपके कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन के साथ ही अलाइंड हो गया। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर दे, नोटिफाई कर दे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, इट इज अ लिमिटेड, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेफिनेशन में आपको मिलेगा। एंड नॉट जस्ट द एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इवन द एलएलपी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फिर अगर आप देखो बिजनेस, तो जैसे आपको टर्म मिलेगा कि एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड टू डू अ बिजनेस। ओके, नाउ बिजनेस विल इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको गुड्स बेचना खरीदना है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। प्रोफेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए। सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया था, वो होटल या फिर हेयर कट सलोन, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई और ऑक्यूपेशन अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये भी जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप जो अभी अर्बन कंपनी देखते हो ना, ये एक टाइम पे अर्बन क्लैप हुआ करता था। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्बन क्लैप वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो एक बार गूगल करके देखते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप देखोगे अर्बन क्लैप, सो हाँ ये देखो, ये आपके पास है अर्बन क्लैप। नाउ इट इज कॉल्ड एज अर्बन कंपनी। तो इसका अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे तो ये चेक करते हैं, चलो एक बार ये देखते हैं अर्बन क्लैप। तो अर्बन क्लैप दिस इसमें यहीं पर आपको मिलेगा व्हाट हाउ द आइडिया वाज बिहाइंड दिस। ये आर्टिकल पूरा, हाँ हो गया। ओके ओके, यहीं पर शायद अपने को मिल जाए ये प्रोविजन। वी हैड द प्रोविजन टू शट डाउन this एंड वी इनकॉर्पोरेटेड अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप जहां तक मुझे ध्यान है वो एक एलएलपी था, राइट। अर्बन क्लैप वाज एलएलपी और उसमें उन्होंने पैसा लगाया था। तब आप अर्बन क्लैप को भी अगर देखो कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब के लिए आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो आप देखो दे आर व्हाट, बेसिकली ये रिस्की बिजनेस है, चलेगा तो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, राइट। सो फिलहाल तो यहाँ पर आपको इसके बारे में नहीं, मैं कंट्रोल एफ करके एक बार एलएलपी देख लेता हूँ। लिमिटेड वर्ड, एक बार कंट्रोल एफ करके इसी से ही पता चल जाएगा कि ये टर्म है कि नहीं है। नहीं, आई थिंक ये नहीं है इसमें गिवन। बट अर्बन क्लैप जहां तक मुझे ध्यान है, ये एक क्या था, दिस वाज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप था पहले, अब बाद में फिर ये अर्बन कंपनी बन गया। ठीक है, एनीवे आपको बहुत सारे इस तरह से करके स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। तो ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के अंदर ये सब आ जाएगा। फिर आप देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जैसे एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है, ठीक है, जैसे एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर होगा जो बेसिकली बिजनेस को मेनली मैनेज करेगा, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। और कौन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर? हर वो इंसान जिसको यहाँ पर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह अपॉइंट करके रखा है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम आपको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। फिर एक बार आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन को देख लो, इसके ऊपर मुझे लगता है शायद आपको क्वेश्चन मिल जाए, गिवन द फैक्ट कि आपको इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया है। फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है,
तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बताया हुआ है कि इट विद रिस्पेक्ट टू द एलएलपी इज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल टिल द 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो अगर मैं 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ तो 31 मार्च 2022 विल बी योर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, हाउएवर इन केस द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th day of the September, the financial year may end on 31st day of the March for the year next year following that year। तो अब इसका मतलब क्या है, आप ये चेक कर लो। तो प्लेन वनीला अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर, राइट, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ एलएलपी, तो प्लेन वनीला प्रोविजन जो है वो क्या रहेगा कि 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा, ठीक है, लेट्स से 1 अप्रैल 2000, जिससे भी आपका शुरू हो जाएगा टू 31 मार्च 2000, जो भी रहेगा +1 आप कर देना, ठीक है। तो ये आपका रह गया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो ऑफ ईयर 1 और अगले साल का, तो 12 मंथ वाला टाइम पीरियड जो आपका एक नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर आता है। लेकिन अगर कोई एलएलपी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, सो एलएलपी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, किसी एक एलएलपी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसा हो सकता है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुआ। एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड, ओके, व्हेन वाज एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी को आपने इनकॉर्पोरेट किया अप टू 30th सितंबर, या फिर आपने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया आफ्टर 30th सितंबर, ठीक है। सो यहाँ पर लेट्स से आपने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया ऑन लेट्स टेक एग्जांपल 1 जुलाई 2021। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 1 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2022। लेकिन सपोज करो आपने आफ्टर 30th सितंबर इनकॉर्पोरेट किया, लेट्स से 1 नवंबर 2021, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा। देखो आइडियली आपका फाइनेंशियल ईयर होता फ्रॉम 1 नवंबर 2021 टू 31 मार्च 2022। लेकिन एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, नहीं, आप एक काम करो 2022 में भी नहीं, आप इसको एंड करो 2023 में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मतलब उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद तो चाहे आप इस केस में हो चाहे आप इस केस में हो, इसके बाद तो आपका फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल जो भी आपका 2000 रहेगा टू 31 मार्च जो भी आपका +1, ये आपका रहेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? कैन यू जस्ट रीड दिस अगेन, दैट फाइनेंशियल ईयर मीन्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द ईयर, दैट इज जैसे 2020 टू द 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि 2020 तो 2021। लेकिन अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है आफ्टर 30th डे ऑफ द सितंबर, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है दिस मे एंड, अच्छा यहाँ पर जब वर्ड यूज कर लिया मे एंड, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 22 में एंड नहीं कर सकते आप, आपका मैंने आप 22 में एंड करना चाहो तो 22 में करो, आपका मैंने आप 23 में एंड करना चाहो तो आप 23 में भी एंड कर सकते हो। तो दिस इज अ ऑप्शनल विच इज गिवन हियर। सो इट मे एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। आया? तो जैसे यहाँ पर आया कि अगर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 15 अक्टूबर 2017 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर आप चाहो तो 15 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपका मन करे तो उसको आप 31 मार्च 2019 तक भी ले जा सकते हो। तो 17 के बाद 18, दैट इज द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर, एंड नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर वुड बी 18 के बाद वाला एक साल भी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में है? फॉलोइंग ईयर मीन्स +1 एंड नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर इज +1 +1। guys, is this clear? Is this clear to all of you? Okay. फिर अगर आप देखिए यहाँ पे
आपको बताया है कि फॉरेन एलएलपी क्या है, बोला एक ऐसा एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ हो आउटसाइड इंडिया एंड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो भाई कोई एलएलपी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हमें इसलिए लेना देना है क्योंकि उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है कहाँ पर, इंडिया में, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फॉरेन एलएलपी। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो जो कि इस एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे मैंने फिर आपको बताया था कि एक अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है इन लोगों को, तो यहाँ पर वही पॉइंट आपको दिखा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज बेसिकली इट्स अ रिटन अग्रीमेंट, एक रिटन अग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टनर्स, और मतलब बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर्स, जो बेसिकली क्या करेंगे, इनके म्यूचुअल राइट्स को डिसाइड करेंगे, इनके म्यूचुअल ड्यूटीज को डिसाइड करेंगे। और पार्टनर्स कौन, सो एनी पर्सन हु बिकम्स द पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज अ बेसिकली अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, तो जो भी इंसान। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, वर्ड यूज किया है एनी पर्सन। क्या आप किसी कंपनी को भी एलएलपी का पार्टनर बना सकते हो? सो आंसर इज यस, आप बना सकते हो, क्योंकि वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया है, एनी पर्सन। सो एनी पर्सन के अंदर यहाँ पे नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा। इनफैक्ट एक दूसरा पार्टनरशिप फर्म भी यहाँ पर क्या बन सकता है, एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। सो हु कैन बिकम द पार्टनर ऑफ एलएलपी, तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया दैट एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, any individual or a body corporate can become the partner of the LLP. However, an individual shall not be capable of becoming the LLP, क्योंकि आप देखो ये तीनों पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये तीनों पॉइंट्स में द पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, तो इफ आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दैट केस आई कैन नॉट बी द पार्टनर ऑफ द एलएलपी, बिकॉज अगर मैं किसी पार्टनर का एलएलपी बन रहा हूँ, मैं एक अग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट as per section 11 of the contract act, I am not eligible to enter into contract, then in that case I cannot become partner only, क्योंकि मैं दूसरे पार्टनर्स के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करूंगा, एलएलपी के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करूंगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, अग्रीमेंट में एंटर कर ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं हूं एक अनसाउंड माइंड का पर्सन, या फिर मैं हूं एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर मैंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो और मेरा एप्लीकेशन अभी क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। सो इन तीन केसेस में आई एम नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली, हेंस आई एम नॉट एलिजिबल टू बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी। इसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे बताया, तो हर एलएलपी के अंदर कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, बोला मैक्सिमम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनफाइनाइट जितने मर्जी पार्टनर्स रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स यहाँ पर आपको होने चाहिए। सर अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, ये उसकी बात कर रहा है कि सपोज ए और बी दो जनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू किया था और एक पार्टनर भाग गया, एक पार्टनर भाग गया मतलब एक पार्टनर निकल गया या कुछ भी ऐसा हो गया, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स ओके इन द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर 2 से नीचे रिड्यूस हो गए, तो फिर क्या होगा, इन दैट केस आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, इस वाले केस में आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने में एक और पार्टनर ढूंढ लो। तो जय का वीरू अगर भाग गया तो कोई बात नहीं, वीरू चला गया तो सचिन बाजी को ढूंढ लो, कोई ना कोई आपको दूसरा पार्टनर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पर एलएलपी में आपका पार्टनर बन जाएगा। तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको दिया गया है, 6 महीने के अंदर अंदर एक नया पार्टनर ढूंढ लो। अगर 6 महीने के अंदर आपने एक नया पार्टनर ढूंढ लिया तब तो ठीक है, अगर आपने 6 महीने के अंदर एक नया पार्टनर नहीं ढूंढा तो फिर आपका जो लाइबिलिटी है वो हो जाएगा अनलिमिटेड, सिंपल कॉन्सेप्ट। सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, इफ एनी टाइम the number of partners of the LLP is reduced below 2 and the LLP carries on the business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner in the LLP during the time it so carries the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be personally liable for the obligations of the LLP incurred during that period। तो बेसिकली उस पीरियड के लिए आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर
मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स ऑफ एलएलपी में ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये हो गया ये टाइम पीरियड जब आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, इट इज रिड्यूस्ड बिलो 2, ठीक है। यहां पर आपके रिड्यूस हो गए बिलो 2। ये हो गया आपके लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड। ये 6 महीने के बाद, तो देखो ये 6 महीने में जो ये जो पार्टनर है, जो अलोन पार्टनर यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है ए और ये है बी, ए एंड बी। यहाँ पर ए हो गया एग्जिट, ठीक है, ए कर गया एग्जिट। अगर ए एग्जिट कर गया और बी अकेले रह गया, तो अब बी का जो लायबिलिटी है वो इस पीरियड में क्या रहेगा, इस पीरियड में इसका लायबिलिटी रहेगा लिमिटेड, ओके। लेकिन इसके बाद अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू रखता है और उसको पता है कि वो अकेला ही है, ठीक है, तो इन दैट केस उसका लायबिलिटी क्या बन जाएगा, अनलिमिटेड। तो ये आपको फीचर यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन ये अनलिमिटेड होने के 2 कंडीशंस है। एक तो क्या, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, ही इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि ये मतलब बी हैज द आइडिया, या बी को पता है, बी हैज द नॉलेज, ओके। सो बी हैज द नॉलेज दैट ही इज द ओनली पार्टनर। ये इसको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो इन दैट केस वो यहाँ पर क्या कर सकेगा, बेसिकली जो पार्टनरशिप फर्म है, मतलब इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे ऐसे मत लिख के आना 6 महीने बाद लायबिलिटी अनलिमिटेड, 6 महीने बाद लायबिलिटी अनलिमिटेड, बट इसके 2 कंडीशन है। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया और ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तो ये 2 कंडीशंस पूरे हो जाने चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या बोला हुआ है कि हर लायबिलिटी मतलब हर एक एलएलपी के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो जो 2 इंडिविजुअल पार्टनर, अच्छा, और ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल। चलो वापस से हम यहाँ पर स्लाइड्स में देखते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं जैसे एक एलएलपी है, एक एलएलपी के अंदर, ठीक है, अगर आप देखो ये एलएलपी है, ये एलएलपी के अंदर एक तो ए इंडिविजुअल पार्टनर है, दूसरा मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर लेट्स से बी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक पार्टनर है। क्या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि 2 पार्टनर्स है। लेकिन जब हम बात करेंगे, देखो 2 पार्टनर्स तो हो गए, लेकिन जब हम बात करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या हो गया, आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल। तो ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शुड बी ओनली इंडिविजुअल, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल। सो इन टोटलिटी अगर आप देखो तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स चाहिए, इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यू नीड मिनिमम 2 पार्टनर्स, ओके, you need minimum 2 partners. Apart from that, there should be minimum 2 designated partners. ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। बस खाली यहाँ पर क्या है, ये होगा ओनली इंडिविजुअल, दिस विल बी ओनली इंडिविजुअल, एंड दिस कैन बी इंडिविजुअल एज वेल एज दिस कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर एक एलएलपी है, जिस एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, ए मिस्टर ए एंड मिस बी, ये 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, दे बोथ आर पार्टनर्स एंड दे बोथ आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या एलएलपी एक्ट कंप्लाई हो गया, आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं
कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसमें ए इंडिविजुअल है और बी प्राइवेट लिमिटेड है। तो देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 2 पार्टनर्स थे वो तो कंप्लाई हो गया, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर देखो, ए को तो आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, बट दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? या तो यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या फिर कोई, मतलब बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते दैट बी प्राइवेट लिमिटेड इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये कभी भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा। आप बताओ, डज दिस मेक सेंस? Does this make sense to all of you? Does this make sense to all of you? Okay. अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, सो ये पॉइंट आपको बताएं। सो इफ इन LLP all partners are body corporate or in which one or more partners are individual and body corporate, then at least 2 individuals who are the partners of LLP या फिर नॉमिनीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको बताया बी लिमिटेड का कोई डायरेक्टर आ जाएगा या बी लिमिटेड की तरफ से कोई इंसान होगा जो बोलेगा मैं बी लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बी लिमिटेड की तरफ से मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ यहाँ पर। तो ये होना जरूरी है। तो ये पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि जो LLP बनाए हैं, ठीक है, उसके अंदर द पर्सन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया होगा तो फिर हमारे लिए तकलीफ हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है दैट एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट? ये आई थिंक ओके। सो ये देखो, एटलीस्ट वन आउट ऑफ दैट शुड बी अ रेसिडेंट। तो ये कंपनीज एक्ट की तरह भी हो गया। कंपनी के अंदर भी कम से कम, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन उन 2 में से एक डायरेक्टर एटलीस्ट क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ द 2 एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेसिडेंट। तो जैसे यहाँ पर आया कि इन्होंने एक LLP बनाया है, इंडियन हेलीकॉप्टर्स LLP, जिसमें 5 पार्टनर्स है। ए जो कि नॉन रेसिडेंट है, बी नॉन रेसिडेंट है, सी रेसिडेंट है, डी रेसिडेंट है, ई रेसिडेंट है। सो इन इन केस में आप देखो 5 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो 2 वाला तो क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इनको कम से कम बनाने हैं। तो कौन 2 बन सकता है? देखो, या तो आप सी डी को बना लो, या आप सी और ई को बना लो, या आप डी और ई को बना लो, या फिर आप ए और इनमें से कोई एक, मतलब एटलीस्ट वन। सो सी डी ई इन 3 में से कोई एक, एटलीस्ट इन 3 में से कोई एक आपका क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये लॉ का कंप्लायंस हुआ है। आया आपको समझ में? क्योंकि एक हमें इंसान क्या चाहिए? रेसिडेंट चाहिए। डज दिस मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? ओके। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। अब आप अगर इस स्लाइड को देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद ही आंसर कर सकते हो। LLP का सबसे पहला बॉडी कैरेक्टरिस्टिक बॉडी कॉर्पोरेट, समझ गए क्यों? क्योंकि इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। परपेचुअल सक्सेशन, व्हाई? बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ आ गया, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसका लाइफ, पार्टनर्स का लाइफ दोनों अलग अलग है, इसीलिए परपेचुअल सक्सेशन है। और परपेचुअल सक्सेशन का एक और कारण भी है, बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो सिंस इट हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट विल गेट शट डाउन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑल्सो। तो ये वाला पॉइंट आ गया। म्यूचुअल एजेंसी को एक बार छोड़ दो, इन पार्टनर्स के बीच में एक LLP अग्रीमेंट होगा, जिससे ये अपने म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, इन सबको क्या करेंगे? क्लियरली सेट यहाँ पे सेट असाइड करेंगे। ऑल्सो इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोसेस ऑफ लॉ, देयरफॉर इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे हो? क्या आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे हो? राइट। फिर आप देखो यहाँ पर कॉमन सील का पॉइंट आ गया। तो कॉमन सील अगर आप देखो तो कॉमन सील बेसिकली क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट के अंदर भी कॉमन सील था कि एक दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ द LLP ऑफ द कंपनी। सेम वे यहाँ पर कॉमन सील हो सकता है विच विल बी द सिग्नेचर ऑफ LLP, जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर यूज करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी, जैसे कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यहाँ पर भी जो आपके पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उतना।
मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप यहाँ पे देखो, कंपनी के अंदर बिजनेस कौन ऑपरेट करता है, मेंबर्स या डायरेक्टर्स? आंसर इज ओनली डायरेक्टर्स। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बिजनेस कौन ऑपरेट करता है, सारे के सारे पार्टनर्स। तो यहाँ एलएलपी के अंदर क्या है सर, हमारे पास एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी है और बाकी अदर पार्टनर्स भी हैं। तो सर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन संभालेगा, क्या वो एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के हाथ में रहेगा, या सर बाकी जो पार्टनर्स है वो भी कर सकते हैं? सो यहाँ पर आंसर है कि जो बाकी पार्टनर्स है वो भी कर सकते हैं। देखो प्रिडोमिनेंटली अगर आप चेक करोगे तो वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ही बिजनेस को संभालेगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कल को अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ, कल को कुछ गड़बड़ हुई, कुछ भी ऐसा सीन हुआ, तो कानून तो आके सबसे पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही पकड़ेगा, क्योंकि कानून क्या बोलेगा, हमारे हिसाब से तो तुम ही बिजनेस चला रहे थे तो हम तुमको पकड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक मतलब ओवरऑल अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पर फिर क्या रहेगा कि पार्टिसिपेट, क्या बिजनेस पार्टिसिपेशन के अंदर क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर मना कर देगा बाकी पार्टनर्स को कि नहीं आप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? सो आंसर इज नो। मैनेजमेंट में हर एक पार्टनर का इक्वल राइट रहेगा, या जो भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है क्या एज पर देयर एलएलपी एग्रीमेंट वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जस्ट अभी अभी कवर किया। कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई प्रोविजन नहीं है। अब ये देखना, हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ओनली प्रॉफिट। आप एनजीओ की तरह एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते कि चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोसाइटी का बेनिफिट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो एलएलपी आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। एलएलपी हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड only for the profit। ठीक है, LLP cannot be incorporated for not for profit। then अगर आप यहाँ पे चेक करो इन्वेस्टिगेशन, ये हम सब बाद में देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, तो बेसिकली अगर आप एक एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म करना चाहो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। इसका प्रॉपर ड्यू प्रोसेस आपको शेड्यूल्स में मिलेगा। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज बेसिकली आप 2 पार्ट्स में देखो, हम एक एलएलपी को दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज कर रहे हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया। एलएलपी अपने मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहा है तो वो भी यहाँ पर आ गया। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये सारा काम एलएलपी के अंदर होता है। मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी को खरीद रही है, कोई कंपनी एलएलपी के अंदर स्टेक खरीद रहा है, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर बेसिकली परमिटेड है। इसके अलावा फॉरेन फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सॉरी ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कंपनी के अंदर आरओसी, गवर्निंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रीजनल डायरेक्टर्स, तो सारा का सारा ई फाइलिंग आप आरओसी को करते हो, जो भी आपका रेस्पेक्टिव आरओसी होता है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम प्रोविजन रहेगा कि आप सारा का सारा ई फाइलिंग किसको करोगे, अपने रेस्पेक्टिव आरओसी को करोगे। सो दिस इज देयर ई फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फिर अगर आप देखो फॉरेन एलएलपी, सो व्हाट इज देयर इन केस ऑफ फॉरेन एलएलपी? तो एक एलएलपी जो कि आपने इनकॉर्पोरेट किया इंडिया के बाहर, तो वो फॉरेन एलएलपी को भी यहाँ पर क्या किया गया है, रिकॉग्निशन दिया है। लेकिन फॉरेन एलएलपी का सिर्फ ये मतलब नहीं होगा द एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, द एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब आते हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अगर कल को कुछ होता है तो आरओसी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बैठा सकता है। जो एक पिक्यूलियर पॉइंट आपको मिलेगा, वो पिक्यूलियर पॉइंट आपको ये मिलेगा, म्यूचुअल एजेंसी। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में देखो, ए और बी अगर एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हैं, तो A is representing B, B is representing A is liable for the losses which are done by B, B is liable for the losses which are done by A। बिजनेस को लॉस हो गया तो A और B को लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया तो A और B को हो गया। तो बेसिकली म्यूचुअल एजेंसी रहता है, A और B आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर प्रिंसिपल एंड एजेंट। ए अगर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए एजेंट है किसका, बी का, और ऐसे ही उल्टा भी है। ठीक है, तो दोनों, एक इंसान जो एक पार्टनर होगा वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और वो दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो दिस एग्जिस्ट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, आपने कई बार इस तरह से एग्जाम्पल भी देखा होगा और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में भी देखा था। 2 पार्टनर्स है,
आई थिंक मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, या हमने कौन से वाले केस में देखा था, फ्रॉड वाले केस में था कि श्याम एंड मोहन दो वाले एक एग्जाम्पल था। तो श्याम ने बेसिकली कार बेचा या कुछ मोटरसाइकिल बेचा, और फिर वो मोटरसाइकिल खराब निकला और उसने आके मोहन को सुना दिया। तो मोहन ये नहीं बोल सकता कि श्याम ने बेचा था, उसको जाके बोलो मेरे को क्यों बोल रहे हो। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में जो रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है पार्टनर का। जो एलएलपी में जो पार्टनर होगा, वो पार्टनर का रिश्ता दूसरे पार्टनर के साथ नहीं होगा, वो होगा सिर्फ एलएलपी के साथ। तो अगर ए और बी दे आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, so they are representing each other. A is representing B, B is representing A. But if they are partners in a limited liability partnership firm, then in that case A is not representing B, B is not representing A. उनका जो भी रिश्ता है, जो भी अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट किसके साथ है, या जो भी वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो किसके साथ है, एलएलपी को। दे आर रिप्रेजेंटिंग द एलएलपी, राइट। तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रोविजन है, ये पॉइंट हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी पॉइंट्स देखो, मैं यहाँ पे डिटेल में इसको नहीं कवर कर पा रहा बिकॉज ऑलरेडी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एंड आई थिंक अगर आप इसको एक रीडिंग दोगे तो ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। इन केस इसको पढ़ के आपको अगर कुछ डाउट्स रहता है तो या तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप लेक्चर के स्टार्ट में बता देना, या फिर टेलीग्राम या कहीं पर कमेंट कर देना, ठीक है, या वीडियो में कमेंट सेक्शन पे आप कहीं पर मेरे को लिख कर दे देना, तो भी मैं आपके डाउट्स को केटर कर लूंगा। तो इंडिविजुअली आई कैन केटर द डाउट अगर इसमें कोई भी पॉइंट में आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो। बाकी अगर आपने कंपनीज एक्ट को अच्छे से समझा तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी होंगे। बस ये वाला जो पॉइंट है ये आप ध्यान रखना, ये इसके ऊपर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसके ऊपर मैं 440 वोट का ये कंकाल बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो म्यूचुअल एजेंसी, सो यहाँ पर बताए नो पार्टनर इज लाइबल, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस of the other partner. Thus, individual partners are shielded from the joint liability which is created by another partner's wrongful business decisions or misconduct. And in other words, all partners will be agents of the LLP alone, and no one partner can bind the other partner by his act. तो ये पॉइंट आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखना। इसके ऊपर हो सकता है आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। सी आज की डेट में ना बहुत फायदा है, एक फायदा बहुत है, पता है क्या, आप है ना मेरे को अगर सपोज करो जैसे मैंने आपको बोला इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, या इसके ऊपर आपको मिलेगा कोई केस स्टडी, सिचुएशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी। तो वो केस स्टडी में आपको ऐसे बोलेगा ए और बी पार्टनर्स थे एलएलपी के, ए ने कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या बी उसके लिए लाइबल है, तो आंसर हो जाएगा नो। और आप उसमें आंसर लिखोगे नो बिकॉज बी इज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। आपको लिखना होगा नो बिकॉज ए एंड बी they both are not principal and agent, they are not representing each other, so यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, इसके लिए आप ये आंसर दोगे। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन लेक्चर्स का एक ये काफी ज्यादा फायदा हो गया, यहाँ पर सब सबूत है। तो मतलब कल को आपके अटेम्प्ट के बाद इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आए या जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर देखो आपने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या आपने बोला था कि नहीं आएगा, और मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो विद ऑल अथॉरिटी आई टेल यू, आप इनफैक्ट मेरे अगर पुराने लेक्चर्स को भी उठाकर देखोगे, मैंने लास्ट टाइम एक रिविजनरी सीरीज को शुरू किया था, अभी जो अगस्त में एग्जाम दिया था, जून बेसिकली जून 2021 अटेम्प्ट के स्टूडेंट जिनका एग्जाम पोस्टपोन होकर अगस्त में हुआ था, तो उनका जो मैंने रिविजनरी सीरीज लिया था, जो नहीं जुलाई पे उनका एग्जाम हो गया था, खैर एनीवे जो भी उनका वो डेट था, अभी आई डोंट रिमेम्बर। सो बेसिकली आप यहाँ पर सिनेरियो चेक करो, उनके लिए मैंने एक रिविजन सीरीज लिया था, ठीक है। जो उनका मैंने रिवीजन सीरीज लिया था, उस रिवीजन सीरीज के अंदर मैंने जो जो पॉइंट्स उनको बताए एग्जाम में वो सब आया। एंड इनफैक्ट पुराने वीडियोस को भी अगर आप देखो तो मैंने वहां पे स्क्रिबल करके रखा हुआ था, दिस इज रेलिवेंट, ये पॉइंट है, इसमें ये है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आप पेपर्स को उठा के देखना, आपको ऑलमोस्ट वो सारे पेपर्स, इनफैक्ट अभी वाले अटेम्प्ट का भी आप पेपर देखोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब इसका ऐसा नहीं है कि मेरे को आईसीआई का पता है कि पेपर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स रेलेवेंट है। मतलब एक बोलते हैं ना, बाल सफेद हो गए मेरे, ठीक है, और काफी बाल झड़ भी गए,
ठीक है। तो वो सिर्फ बॉम्बे के पानी से नहीं हुआ है, बॉम्बे के हवा पानी से नहीं हुआ है, वो एक्सपीरियंस की वजह से भी हुआ है। ठीक है। सो मैं वो अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि ये एक पिक्यूलियर पॉइंट है। तो एग्जामिनर अगर आपको टेस्ट करेगा तो इस पे करेगा। देखो कल को अगर एग्जामिनर आपको बोले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ LLP, तो ऑब्वियस सा बात है इसमें अगर आप फेक के भी आओगे, मतलब ये बीकॉम का पेपर नहीं है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। ठीक है, सीए फाउंडेशन, हालांकि सीए फाउंडेशन में भी कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछते वो, बट स्टिल एक प्रोफेशनल एग्जाम है, एक गरिमा मेंटेन करके रखेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो वहां पर आपसे वो ऐसी कुछ भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, और उसमें आप लिख के इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये सारे एक ही तो पॉइंट हो गए, कनेक्टेड ही, बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो अगर आप इन चारों पॉइंट्स को देखो, बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट्स a artificial legal person. Since it's an artificial legal person, it has a separate legal entity. Since it has a separate legal entity, it has a perpetual succession. तो ये चारों पॉइंट्स अगर आप देखो तो एक ही है। तो एग्जामिनर इसके ऊपर आपको टेस्ट नहीं करेगा। इस पूरे चार्ट में अगर आप देखो तो जो पिक्यूलर पॉइंट आपको मिला वो एक आपको सिर्फ ये पॉइंट मिला, म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर एग्जामिनर को टेस्ट करना है कि बच्चा पढ़ के आया है या ऐसे ही उठ के आ गया, तो एग्जामिनर आपको इस टाइप का एक सिचुएशन देगा जहां पर वो बोलेगा ए एंड बी। अब जो मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि बहुत सारे लोगों को एक है ना मिथ रहता है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि पार्टनरशिप जैसा है बिल्कुल वैसे ही LLP है। ठीक है। तो अगर कोई पढ़ LLP एक्ट किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो क्या बोलेगा, हाँ पार्टनरशिप बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ने अगर झोल किया तो दूसरा उसके लिए लायबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी ऐसे ही देखा है, और वो ये आंसर लिख के आ जाएगा, तो वो फंस जाएगा यहाँ पे। तो ये एक वो ऐसा एरिया है जिस पर इंस्टीट्यूट आपसे अच्छे से टेस्ट कर सकता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये वो एरिया जिस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो। कल को अगर एग्जाम में सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन आ गया, आई एम वेरी श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चे आंसर लिख कर आ जाएंगे। मैक्सिमम क्या, आप सभी इसके ऊपर आंसर अच्छे से लिख कर आ जाओगे, क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट ऐसा है जो आपको अलग से याद रखना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक इनके बीच में बनता है, तो ये एक अग्रीमेंट इनमें बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखो, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज व्हाट इट इज लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर जो लाइबिलिटी रहेगा वो इनका लिमिटेड रहेगा। तो देखो, एवरी पार्टनर ऑफ द LLP इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP इज द एजेंट ऑफ द LLP बट नॉट टू द अदर पार्टनर। ये देखो वापस से आप इसको म्यूचुअल एजेंसी के साथ पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो। आप क्या हो, आप एजेंट हो, लेकिन किसके, लेकिन LLP के, लेकिन दूसरे पार्टनर के नहीं। इसीलिए आपका जो लाइबिलिटी होगा दिस विल बी लिमिटेड टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन ऑफ द LLP। और ये जो कंट्रीब्यूशन है आपका टेंजेबल हो सकता है, इनटेंजेबल हो सकता है, दोनों हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे है द प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर, कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स आर अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू द बिजनेस ड्यू टू द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपको इस टाइप का सिचुएशन बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि देखो ये डर रहे हैं कि हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो अफ्रेड, और दे आर बेसिकली दे ऑल्सो डोंट वांट टू मच ऑफ कंप्लायंस। तो आप गाइड करो कि क्या फॉर्म करना चाहिए इनको, तो आप क्या बोलोगे, हेंस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनके लिए एक परफेक्ट एरिया है जहां पर इनके लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे टू द अग्रीड अमाउंट, एंड दिस हैज एनकरेज द प्रोफेशनल्स टू फॉर्म द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, सो द पार्टनर्स ऑफ द LLP दे आर एंटाइटल्ड टू द मैनेज द बिजनेस ऑफ द LLP। बट यहाँ पर ध्यान रखना, खाली डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वही मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, वही लाइबल रहेगा फॉर द कंप्लायंसेस एंड फॉर द नॉन कंप्लायंसेस। तो कल को कोई फॉर्म फाइल करना था ROC में, वो आपने फॉर्म फाइल नहीं किया, ठीक है, आगे हम देखेंगे इंटीमेशन आपको वेरियस करना होता है, आपने वो इंटीमेशन वगैरह नहीं किया, तो ROC आके ना बाकी पार्टनर्स को नहीं पकड़ेगा, ROC के आके सबसे पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ेगा। और आपको अब समझ में आया कि एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया के बाहर है
तो आरओसी कहाँ अलग अलग कंट्रीज में अपने अपने लोगों को भेजता रहेगा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ उसको पकड़ के लाओ, ठीक है। और फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट। कहाँ वो अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहोगे, राइट। तो वहां पर इसलिए बोला गया एक पार्टनर को तुम इंडिया में रखो जो एटलीस्ट इंडिया में रेसिडेंट है, और रेसिडेंट का मतलब 182 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रहता है, 182 डेज या उससे ज्यादा, तो अधिकतर साल का जो मेजोरिटी टाइम है वो बेचारा इंडिया में ही रहता है। तो हम उसको पकड़ देंगे, उसका एक अपना घर का एड्रेस है, यहीं पर रहता है, तो उसको जाकर हम पकड़ लेंगे उसके घर पे। चलो कल को अगर वो इंडिया में फिलहाल है भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंडिया में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए बताया, और इसी के लिए आपको बोला गया कि इंडिविजुअल्स को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ। कल को आप ए लिमिटेड को बोल दोगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ तो ए लिमिटेड को आप कहां से पिनलाइज करोगे? ए लिमिटेड खुद बोलेगा मेरा खुद का लायबिलिटी लिमिटेड है, राइट। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतना ही है। और दूसरा अगर आप चेक करो तो ए लिमिटेड में किसको जेल में डालोगे? ए लिमिटेड के डायरेक्टर को डालोगे, डायरेक्टर बोलेगा मैं तो ए लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ए लिमिटेड पार्टनर है एलएलपी का, तो ए लिमिटेड को जेल में डालो, मुझे क्यों जेल में डाल रहे हो? तो आपको ये इट विल बिकम वेरी 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 इंसेन एंड बहुत ही स्टूपिड सा सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के लिए बोला कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल होने चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि 2, और मेजोरिटी आपके मैक्सिमम में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। ये पॉइंट और आप ध्यान रखना कि एलएलपी आप फॉर्म करोगे तो सिर्फ बिजनेस के लिए फॉर्म करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर मेरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके पास पूरा पूरा पावर रहेगा कि वो अपॉइंट कर सके लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में मैंने आपको जैसे बताया मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, इसको हम बोलते हैं टेक ओवर, ठीक है। कॉर्पोरेट मैरिज भी इसको हम बोलते हैं। कन्वर्जन तो मैंने आपको जैसे बताया एक पार्टनरशिप फर्म, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी नहीं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इनको बोला गया है कि आप अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप देखो ई फाइलिंग, तो आपको सारा का सारा ई फाइलिंग कहाँ करना होगा? एमसीए की वेबसाइट पे। तो आप ये देखो ये एमसीए का वेबसाइट ही मैंने आपको दिखाया था, mca.gov.in। तो ये एमसीए की वेबसाइट पे आप करोगे, और ये कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और फॉरेन एलएलपी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी अगर आप देखोगे तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। तो ये एक आपका एडवांटेज है कि सब कुछ अग्रीमेंट में लिखा है, आप उसी हिसाब से वर्क करोगे। एलएलपी आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है विदाउट इम्पोजिंग द डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो आपको वो डिटेल पूरा प्रोसेस नहीं बताएगा कि ये करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तो ही लॉ आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म, ठीक है। एंड जितने भी पार्टनर्स हैं उनका लायबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। देन यू ऑल्सो हैव अ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, और बंद करना है तो आप जल्दी से बंद भी कर सकते हो, कंपनी को बंद करने जितना लंबा प्रोसेस आपका नहीं होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर यहाँ तक का कंटेंट पूरा समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एंड जैसे मैंने बताया 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर इसका इनकॉर्पोरेशन और ये सारे प्रोविजंस को कंप्लीट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट आई थिंक उसके अगले लेक्चर में हम वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन को कवर करके विल कंपेयर द अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर या उसके अगले लेक्चर तक आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप ये सब जितना हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करके रखना, और इनमें से कुछ अगर डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी से शुरू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते तो है बट कुछ कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो बताता है कि ये वीडियो अच्छा है, ये बाकी लोगों को भी और पहुंचेगा वीडियो। सो दैट्स द ओनली थिंग, गुरु दक्षिणा दैट यू कैन गिव मी, दैट डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज समझ में आया, अच्छा आया, तो एटलीस्ट आप वहां पर कमेंट सेक्शन में आप अपने आप को एंगेज करो, एंड डू लाइक द वीडियो, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लाइक करोगे इस वीडियो को तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको और ज्यादा आगे पहुंचाएगा। ओके, एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।